तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स को हिंदी में कहा जाता है परिणामित्र। ट्रांसफॉर्मर्स में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन रहता है, ऐसे इसकी ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है और इसकी कंस्ट्रक्शन या इसकी बनावट क्या होती है, जैसे ये आ रहा है स्क्रीन पे। तो ट्रांसफॉर्मर या परिणामित्र यह एक प्रकार की वैद्युत मशीन है, अर्थात विद्युत एनर्जी पर या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर कार्य करने वाली एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी चलने वाला या घूमने वाला अवयव नहीं होता है, कोई भी रोटेटिंग पार्ट जो है वो नहीं होता है। ये एक ऐसा स्थिर विद्युत यंत्र है जो ऊर्जा की हानि किए बिना प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। तो ये चीज़ में इम्पॉर्टेंट है कि जो एक ट्रांसफॉर्मर है वो क्या करेगा, कम ज़्यादा करेगा, लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अर्थात एसी वोल्टेज को। तो ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन एसी, एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या एसी वोल्टेज को या तो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है, इसीलिए इस वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ट्रांसफॉर्मर धारा की आवृत्ति को बिना बदले वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। इसके आधार पे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं स्टेप अप। स्टेप अप क्या करेगा, नाम से पता चल रहा है, वोल्टेज को बढ़ाएगा, अर्थात जो आउटपुट का वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज ये हमेशा ग्रेटर होगा या अधिक होगा इनपुट के वोल्टेज से या विभव से। तो आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, इसको शॉर्ट में नोट कर लेना। पहला प्रकार क्या है हमारे पास, स्टेप अप। स्टेप अप में क्या होगा कि जो हमारे पास आउटपुट का वोल्टेज है वो ग्रेटर होगा इनपुट के वोल्टेज से। और दूसरा प्रकार हमारे पास होगा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में हमारे पास क्या होगा कि जो आउटपुट का वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास, वो आउटपुट का विभव हमेशा लेस होगा या कम होगा इनपुट के या निवेश के वोल्टेज या विभव से। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है दैट अ ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी वोल्टेज। अ ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी वोल्टेज, अर्थात जो एसी का वोल्टेज है उसी पे ट्रांसफॉर्मर कार्य करेगा। अभी देखेंगे हम इसकी जो परिभाषा है, ऐसे ही इसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कब उत्पन्न होगा, जब हमारे पास इनपुट में कैसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज। अधिकतर जो वोल्टेज एसी का इनपुट हम इसमें काम में लेते हैं वो होता है पावर सप्लाई जो इजीली अवेलेबल है, अर्थात 230 वोल्ट एसी, 230 वोल्ट एसी का हमने इनपुट दिया और फिर उसको या तो स्टेप अप किया या स्टेप डाउन किया। अगर हम स्टेप अप कर रहे हैं तो आउटपुट का एसी वोल्टेज कैसा होगा, इनपुट के एसी वोल्टेज से अधिक होगा। अगर हम स्टेप डाउन कर रहे हैं तो जो आउटपुट का एसी वोल्टेज है वो लेस होगा या कम होगा इनपुट के एसी वोल्टेज से। तो कुछ इस प्रकार का होता है ट्रांसफॉर्मर, एक इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर। तो इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर है क्या, एक प्रकार की ऐसी डिवाइस है जो चेंज कर देता है पावर को, अर्थात एक फॉर्म के पावर को चेंज कर देगा ये दूसरे फॉर्म में, और ये जो कन्वर्जन होगा वो हमेशा होगा हमारे पास किसी न किसी एसी वोल्टेज पे। तो इट चेंजेस एसी इलेक्ट्रिकल पावर एट वन वोल्टेज लेवल टू इलेक्ट्रिकल पावर एट अनदर वोल्टेज लेवल, एक अन्य वोल्टेज में चेंज कर देगा। और ये हमेशा इनपुट क्या लेगा, एसी, और आउटपुट में भी क्या देगा, हमें एसी ही प्रदान करेगा। इसमें जो एक्शन होता है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें दो कॉइल्स होते हैं जो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, अर्थात मैग्नेटिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, जिनके कारण जो इंटरचेंज है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, अर्थात जो विद्युत एनर्जी है वो एक भाग से दूसरे भाग में प्रवाहित होती है। जैसे ये है क्या, ये ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन है या परिभाषा है, इट इज़ अ स्टैटिक पीस ऑफ एपरेटस। स्टैटिक पीस है अर्थात इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, कोई भी घूमने वाला भाग नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर को ये ट्रांसफ़र करेगा, अर्थात एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और ये इनपुट हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए।
देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, अर्थात जो दो कॉइल इसमें हम काम में लेंगे, यहाँ पर क्या यूज होगा, दो कॉइल्स यूज होंगे या दो वाइंडिंग्स होंगी। उन वाइंडिंग्स में हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं होगा। वो कैसे होंगे, वो मैग्नेटिकली लिंक्ड होंगे कॉइल्स। द डिजायर्ड चेंज इन वोल्टेज और करंट विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज या धारा जो है उसको परिवर्तित करेगा, अर्थात उसको कम ज़्यादा कर देगा और आवृत्ति में कोई भी चेंज नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करेगा। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो इसका क्या सिद्धांत होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक ट्रांसफार्मर का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। अब स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो इंडक्टिव कॉइल्स होते हैं which are electrically separated but linked through a common magnetic circuit। तो कुछ इस प्रकार का होता है ये सर्किट, ये है एक ट्रांसफार्मर का सर्किट। इसमें हमारे पास क्या है, दो कॉइल्स हैं। जो पहली वाइंडिंग होती है वो कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, पहली वाइंडिंग कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, और जो दूसरी हमारे पास वाइंडिंग होती है या कॉइल होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग या प्राथमिक कुंडली एंड सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीय कुंडली। प्राइमरी वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जिस पर इनपुट कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, शॉर्ट में इसको नोट करते जाना। जो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है उस पर इनपुट जो है उसको कनेक्ट किया जाता है। जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो वह वाइंडिंग होती है जहाँ पर हम आउटपुट जो है उसको लेते हैं या जो लोड है उसको कनेक्ट करते हैं। तो जो इनपुट साइड में वाइंडिंग है वो है प्राइमरी और जो आउटपुट साइड में है वो है सेकेंडरी। इन वाइंडिंग्स को एक कोर पर कुछ इस प्रकार से लगाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये है हमारे पास कोर, आयरन कोर, इस पर इन वाइंडिंग्स को लगाया जाता है। अब इसमें ये दोनों वाइंडिंग्स जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें कि ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं है, लेकिन इनमें मैग्नेटिक कपलिंग है, अर्थात फ्लक्स के कारण जो फ्लक्स यहाँ पर फ्लो होगा वो इस पूरे के पूरे भाग में होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ये मेन फ्लक्स, तो जो फ्लक्स यहाँ पर फ्लो होगा उसके कारण ये पूरा ट्रांसफार्मर एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। तो दोनों कॉइल्स जो है वो कैसे हैं, इनमें उच्च म्यूचुअल इंडक्शन है, अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसके सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। और ये सिद्धांत या ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि इफ वन ऑफ द टू कॉइल्स इज कनेक्टेड टू एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अर्थात एक कॉइल को हमने क्या दे दी, एसी की सप्लाई दे दी, और ये कॉइल कौन सा है, प्राइमरी वाइंडिंग या पी वाइंडिंग। तो जो यहाँ पर प्राइमरी कॉइल है उस पर हमने क्या किया, एसी कनेक्ट कर दिया। जैसे मैंने इसको इनपुट सप्लाई दे दी, कि आपको पता है ये एसी का सिंबल है हमारे पास, तो ये एसी सप्लाई जो है ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी। इस एसी सप्लाई को देने के पश्चात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है उसमें धारा जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, अर्थात वोल्टेज इंड्यूस होगी, जिससे कि जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो इस सेकेंडरी सर्किट में क्या होगा, धारा जो है या करंट जो है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारा लोड कनेक्टेड है, तो जो करंट है वो यहाँ पर हमारे पास फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी। द अदर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द लोड, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू दिस वाइंडिंग, अर्थात जो हमें आउटपुट मिलेगा वो इस सेकेंडरी या एस वाइंडिंग के अक्रॉस मिलेगा। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, जैसे कि हम देख रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल या प्राथमिक और द्वितीयक जो कुंडलियां हैं इनको वूंड किया है, वूंड का अर्थ है उसको लपेटा गया है, ऑन अ फेरोमैग्नेटिक मेटल कोर। तो एक फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का बना हुआ जो कोर मटीरियल है उस पर इन दोनों को लपेटा गया है। The function of the core is to transfer changing magnetic flux from primary to secondary। केवल जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो प्राइमरी से सेकेंडरी, एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग तक प्रवाहित हो सके, इसीलिए हमने उस कोर को काम में लिया है। अब इसमें हम मान लेते हैं कि जो प्राइमरी है उसमें N1 टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, अर्थात कितनी बार हमने ये जो कुंडलियां हैं इनको यहाँ पर रोटेट किया है, इनको यहाँ पर लगाया है, तो उसमें जो टर्न्स की संख्या है वो N1 है। ऐसी जो सेकेंडरी है उसमें मान लेते हैं टर्न्स की संख्या हमारे पास N2 है। इनके आधार पर जो हमें आउटपुट वोल्टेज है वो कम या ज़्यादा मिलेगा, अर्थात स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो उसके आधार पर होंगे। उसके बाद आता है इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो इसका जो कार्यकारी सिद्धांत होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का अर्थ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह सिद्धांत क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट when two coils
आर इंडक्टिवली कपल्ड, अर्थात दो कॉइल्स लिए हमने, कौन से कॉइल्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, इनको इंडक्टिवली कपल किया है, अर्थात सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग है, इलेक्ट्रिकल रूप से नहीं जुड़े हुए हैं। एंड इफ करंट इन कॉइल चेंजेस यूनिफॉर्मली, अर्थात पहले वाले में अगर हम कुछ इनपुट दे रहे हैं एसी का जिसके कारण धारा चेंज हो रही है, उससे क्या होता है, उससे दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। दूसरा कॉइल कौन सा है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी के अक्रॉस कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। जैसे ही हमने वहाँ लोड कनेक्ट किया तो उस सर्किट में से धारा प्रवाहित हो जाएगी। सो व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द प्राइमरी कॉइल, अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज जनरेटेड अराउंड द मैग्नेटिक कॉइल, कि जो प्राइमरी कॉइल है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो परिवर्तित होता है जब उसमें से एसी करंट पास करता है। ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये ट्रांसफर किया जाता है सेकेंडरी या द्वितीय कुंडली पे, किसकी सहायता से, आयरन कोर की सहायता से, जिस पर दोनों कुंडलियों को या जो दो कॉइल्स हैं उनको, उनके टर्न्स जो है उसको लगाया गया है। Changing magnetic flux is cut by the secondary coil, hence induces EMF in the secondary, कि जो secondary coil है उसमें क्या होता है, EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होता है, अर्थात एक वोल्टेज उत्पन्न होता है जिसपे अगर हम लोड कनेक्ट करेंगे उस पर तो धारा जो है, करंट जो है वो प्रवाहित होगी। तो कुछ इस प्रकार का सर्किट होता है, आप देख रहे हो इसमें। सबसे पहले ये जो है V1, ये यहाँ पर ये सिंबल है AC का, तो यहाँ पर क्या किया, प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग होती है जिसपे AC का इनपुट दिया, एसी इनपुट दे दिया। इसमें कितनी बार ये टर्न्स आए, कितनी बार इसको लपेटा गया है, वो है हमारे पास N1 प्राइमरी के लिए, N2 है सेकेंडरी के लिए। इन दोनों में जो मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर उत्पन्न होगा उसकी लाइन्स यहाँ पर बता रखी हैं एरो लगाकर। ये है आयरन कोर। N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी कॉइल में, यहाँ पर लोड लगा हुआ है, जैसे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है या जो भी हमने लोड कनेक्ट किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर एसी का इनपुट देंगे, तो एसी का इनपुट आपको पता है एसी जो है हमारे पास वो कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ है एसी में हमारे पास क्या होगा, एक होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक होगी हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल। जैसे हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल वाली एसी यहाँ पर इनपुट देते हैं एक निश्चित आवृत्ति की, तो उसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। यहाँ पर इस सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी और यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी। अब देखो इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके लिए हम सारी वैल्यूज़ को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे इसका वोल्टेज है V1, धारा है I1 और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N1। ये सब है प्राइमरी कॉइल के लिए। और जो सेकेंडरी कॉइल है या द्वितीयक या आउटपुट की कुंडली है उसमें हमारे पास धारा कितनी है I2, जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो है N2 और जो वोल्टेज है वो है हमारे पास V2। जो फ्लक्स है उसको phi से बताया गया है। So the frequency of mutually induced EMF is same that of the alternating source which supplying to the primary winding B। तो जो आवृत्ति है उसका कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या कर रहे हैं हम कि जो वोल्टेज है उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा ये ट्रांसफॉर्मर, जिसके आधार पे इसके दो प्रकार होंगे। नाउ इफ अ लोड इज कनेक्टेड टू अ सेकेंडरी वाइंडिंग, अर्थात सेकेंडरी वाइंडिंग में हमने अगर लोड कनेक्ट किया है तो क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हुई उसके कारण एक धारा जो है सर्किट में प्रवाहित होगी जिसको हमने नाम दे दिया I2। द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, अर्थात जो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनकी संख्या पर निर्भर करेगी ये आउटपुट वोल्टेज। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन अर्थात बनावट। तो एक ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होगा, एक तो होगा मैग्नेटिक कोर। अभी देखा हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ एक कोर है। उस कोर पे क्या लगा हुआ है कि जो वाइंडिंग्स है उनको उस पर लपेटा गया है। तो वाइंडिंग्स और कॉइल्स दो प्रकार होंगे, एक तो हमारे पास होगी प्राइमरी वाइंडिंग और एक हमारे पास होगी सेकेंडरी या आउटपुट वाइंडिंग। अब जो इसमें मैग्नेटिक कोर होता है ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक कोर जो है ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रकार का होता है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर प्रकार का होता है। इसमें इसको फिर दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल पार्ट होता है जहाँ पर कॉइल्स को लपेटा जाता है या वूंड किया जाता है उनको कहा जाता है लिम्ब, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है अर्थात जहाँ पर कॉइल नहीं है लपेटा हुआ उसको कहा जाता है योक। कोर जो है वो किसका बना हुआ होता है, कोर बना हुआ होता है लैमिनेटेड कोर टाइप कंस्ट्रक्शंस का, अर्थात उस पर कुछ लैमिनेशन की जाती है जिससे कि एडी करंट्स या जो लॉसेस हैं या हानियां हैं वो नहीं हो। अधिकतर ये बना हुआ होता है CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील का,
जिसको कहा जाता है सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील की लैमिनेशंस उस पर यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आता है वाइंडिंग। तो कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे बता रखा है, ये वाइंडिंग्स हैं, इनको लपेटा जा रहा है इस ट्रांसफार्मर पे। जो कंडक्टिंग मटेरियल है जैसे कॉपर हुआ, उसको काम में लिया जाता है इसकी वाइंडिंग के लिए। कॉइल्स आर वूंड ऑन द लिम्स, कि जो लिम्स वाला भाग है उस पर जो वाइंडिंग्स हैं उनको प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उनको वूंड कर दिया जाता है, उनको लपेट दिया जाता है। टू डिफरेंट वाइंडिंग्स आर वूंड ऑन टू डिफरेंट लिम्स, कि एक तरफ प्राइमरी होगी और एक तरफ सेकेंडरी। ये इस प्रकार से होती हैं कि जो लीकेज फ्लक्स है वो अगर इंक्रीज होता है या बढ़ता है तो उससे एफिशिएंसी, अच्छा लीकेज फ्लक्स अगर कभी भी इंक्रीज होगा इस डिवाइस में तो उससे जो एफिशिएंसी है उस पर प्रभाव पड़ेगा। टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स, की लीकेज जो फ्लक्स लीक कर रहा है बाहर, वो जो फ्लक्स है उसको कम करने के लिए ये जो वाइंडिंग्स है उनको बहुत पास लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वाइंडिंग्स हैं वो इस प्रकार से लगाई गई हैं, जिससे कि क्या हो, म्यूचुअल इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है वो कैसा हो, अधिक हो या ज़्यादा हो। तो ये होता है एक ट्रांसफार्मर। ये प्राइमरी वाइंडिंग, इस प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, इनपुट की वाइंडिंग जिसपे हमने इनपुट एसी कनेक्ट किया। सेकेंडरी वाइंडिंग जहाँ पर लोड कनेक्टेड है जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है। अब इसमें देखो ये जो ग्रीन से बताया गया है ये है यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कुछ इस प्रकार की लाइंस होती हैं। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी जो फ्लक्स है उसका फ्लो निर्धारित होता है इस ट्रांसफार्मर कोर के द्वारा। ट्रांसफार्मर कोर क्या है, ये जो बताया गया है यहाँ पर, ये फेरोमैग्नेटिक से मटेरियल से बना हुआ जिसके ऊपर वाइंडिंग्स जो है उनको वूंड किया गया है। उसके बाद आते हैं ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन, मान लेते हैं क्वेश्चन है कि डिराइव ईएमएफ इक्वेशन फॉर अ ट्रांसफार्मर। तो इसमें ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमें सपोज करना पड़ेगा प्राइमरी साइड के लिए और ऐसे ही सेकेंडरी साइड के लिए। तो अभी इससे पहले देखा था हमने, जो प्राइमरी साइड है उसमें हम वोल्टेज, करंट और ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स इसको कैसे बताएंगे, V1, I1 और N1 से। और जो सेकेंडरी साइड है उसमें क्या हो जाएगा, V2, I2 और N2। तो ये यहाँ पर बताया गया सबसे पहले लेट, अर्थात हमने अज्यूम किया या सपोज किया। N1 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग में कितने टर्न्स है। ऐसे N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। फाई एम लिख दिया हमने यहाँ पे, एम किसको बता रहा है, मैक्सिमम को या अधिकतम को। फाई एम क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर इन वेबर्स, वेबर है इसकी यूनिट। तो मैक्सिमम फ्लक्स जो भी कोर में है इसकी वैल्यू होती है BM इंटू ए, अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। एफ क्या है, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इनपुट इन हर्ट्ज। जैसे मान लो हमारे पास पावर सप्लाई है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज जो है वो क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। अब यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम जीरो वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू फाई एम इन 1/4 ऑफ द साइकिल, अर्थात 1/4 एफ सेकेंड में। किसी भी एक साइकिल के लिए, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये होगी, तो ये हमारे पास है एसी की एक साइकिल। इस एसी की एक साइकिल में जो वेरिएशन हो रहा है उसको हमने कितना कह दिया कि इन 1/4, दैट मीन्स इन 1/4 एफ सेकेंड। तो इसकी जो आवृत्ति है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड है टी, और ऐसे ही हमें पता है कि जो एफ की वैल्यू है यहाँ पर या आवृत्ति होगी वो कितनी होगी। एफ हमेशा क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। एफ इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड या 1 अपॉन कैपिटल टी। अब इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिल रही है, जो फ्लक्स है फाई, फ्लक्स फाई की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है हमें 1/4 एफ सेकेंड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके 1/4 भाग में, अर्थात यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स जो है वो प्राप्त होगा। इसके 1/4 या 1/4 भाग में हमें ये प्राप्त हो रहा है, तो 1/4 एफ सेकेंड ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। जो एवरेज रेट है चेंज ऑफ फ्लक्स का, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज ऑफ फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एफ इंटू फाई एम। जिसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 4F फाई एम वेबर पर सेकेंड या वोल्ट्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है पर टर्न, इट मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वोल्ट, अर्थात ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमारे पास आया पर टर्न, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो मेजर हो रहा है वोल्ट्स में। एवरेज ईएमएफ अगर हम लेंगे प्रत्येक टर्न के लिए,
उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4F5M वोल्ट, 4F5M वोल्ट। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एवरेज रेट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स को डिवाइड करना है टोटल टाइम पीरियड से। तो 5M जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/4FM से। 5M जो है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1/4F से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में 4F5M। अब अगर फ्लक्स फाई जो है वेरी करता है सिनुसॉइडली, देन RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द एवरेज विथ फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जो होता है, जैसे हमने 4th यूनिट में भी देखा था कि फॉर्म फैक्टर इज RMS अपॉन एवरेज। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.11। अब यहाँ से अगर हम RMS वैल्यू निकालें तो मुझे क्या करना पड़ेगा, RMS वैल्यू के लिए 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू, और मेरी एवरेज वैल्यू कितनी आई 4F5M। तो 1.11 से मुझे इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। वापस देखते हैं एक बार, जो फॉर्म फैक्टर होता है उसकी वैल्यू होती है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। हमें पता है कि एवरेज वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो आ गई 4F5M किसी भी एक साइकिल के लिए। इस वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, फॉर्म फैक्टर से। तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, RMS वैल्यू। तो ये मिल जाती है हमारे RMS वैल्यू, कितनी हो जाएगी RMS वैल्यू, RMS वैल्यू हो जाएगी 1.11 इंटू 4F5M, दैट इज इक्वल टू 4.44F5M। अब RMS वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द होल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF पर टर्न इनटू नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, कि ये हमने जो वैल्यू निकाली है ये केवल एक टर्न के लिए है, अर्थात हमने सिर्फ एक बार उस कुंडली को लपेटा है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे टर्न्स होंगे, कितने होंगे, N1 होंगे प्राइमरी के लिए और N2 होंगे सेकेंडरी के लिए। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया N1 से, तो इसकी वैल्यू हो गई E1, ये है प्राइमरी के लिए 4.44F_N1/5M, और ऐसे ही सेकेंडरी के लिए जब ये वैल्यू कैलकुलेट की तो E2 कितना हो गया 4.44F_N2 इंटू 5M। तो सेम है इक्वेशन 4.44F5M एज इट इज, सिर्फ इसको टर्न्स की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स से। अब फाई जो है फ्लक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, B इंटू ए। भी देखा था हमने, फ्लक्स फाई जो था वो कितना है, BM इंटू ए। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करें तो हमारे पास समीकरण क्या आ जाते हैं, 4.44F_N1/BMA एंड 4.44F_N2/BMA। ये जो समीकरण है 1 and 2 इंपॉर्टेंट है। दीज आर द EMF इक्वेशंस फॉर अ ट्रांसफॉर्मर। किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए जो EMF इक्वेशन होगी वो यह होगी।